नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। और आज बात कृषि कानून की उस लड़ाई की जिसको लेकर किसान पिछले एक साल से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के कानून वापस लेने के ऐलान से किसान और सरकार के बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। वो किसानों की मौत और एक साल में हुए नुकसान की बात करके सरकार पर सवाल उठा रहा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अपने अपने घर लौटे। बाईस के दंगल से पहले पीएम मोदी का बाहुबली दांव। मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। किसान आंदोलन पर झुकी सरकार या विपक्ष का खेल खराब? हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून की लड़ाई एक साल के बाद किसानों के घर वापसी की शुभ घड़ी आई। तीन 358 दिन का आंदोलन, पीएम मोदी का ऐलान, क्या थम जाएगा घमासान? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। ये जश्न, ये रंग, ये उल्लास प्रधानमंत्री मोदी के उस ऐलान के बाद आया है जिसने कृषि कानून को लेकर चली आ रही एक साल की तकरार को एक झटके में जड़ से खत्म करने का रास्ता साफ कर दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। 358 दिन से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए केंद्र सरकार का ये फैसला किसी जीत से कम नहीं है। 2 बुजुर्ग हैं जो एक दूसरे को जलेबी खिला करके जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला करके जश्न मना रहे हैं। आप लोग बताइए कि तीनों नए कृषि कानून की वापसी का ऐलान हो गया, घर आप लोग कब तक जाएंगे? घर तो साहब जब ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा तब जाएंगे। लेकिन साथ ही सवाल बड़ा है कि क्या सरकार के इस फैसले के बाद सरकार और किसानों के बीच चली आ रही तकरार खत्म होगी? क्योंकि पीएम मोदी ने किसानों के घर लौटने की अपील की है, पर किसान फौरन पीछे हटने के मूड में नहीं है। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी तैयारी ऐसी की ऐसी रखकर, हमारा कोई वापसी जाने का प्रोग्राम नहीं है। जब तक उसके कागज नहीं मिलेंगे, हमारे लोगों से बैठ के सरकार बातचीत नहीं करेगी। उसका एक रास्ता बातचीत से निकलेगा। जनता है या अपने आप जवाब दे देगी, हम जब तक ये लीगल रूप से पार्लियामेंट से कागज नहीं मिलेंगे। इन सब के बीच पीएम मोदी ने किसानों की भलाई, अन्नदाता के हित से जुड़ी कई बातें कही और ये समझाने की कोशिश भी की कि कृषि कानून किसानों के हित को लेकर ही आए। ये अलग बात है कि वो किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए। हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए
पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। मतलब पीएम मोदी ने यह साफ करने की कोशिश की कि उनकी सरकार की नीयत एकदम पाक साफ थी। लेकिन अब सवाल सियासत का है, 22 की जंग का है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद ये सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया। विपक्ष पिछले 1 साल में हुए नुकसान के साथ आंदोलन में मारे गए किसानों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। आने वाले प्रदेश के चुनाव में इनको लग रहा है कि पहले की तरह हालात नहीं है, तो इसीलिए अपनी जमीन को बचाने के लिए हालत मजबूरी में प्रधानमंत्री ने अपने ईगो को, बोलते ना, अपने प्राइड को उन्होंने स्वॉलो करके इस कानून को वापस लिया है। जो किसानों के आगे झुकना ही पड़ा। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, निठल्ले, नकली किसान, आंदोलनजीवी कहने वाले लोगों की हार हुई। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब मुद्दे की बात यह है कि सरकार के इस फैसले का असर यूपी की सबसे बड़ी जंग पर कैसा होगा, क्योंकि किसान आंदोलन की खेती को अपने वोट के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे विपक्ष की रणनीति को पीएम मोदी ने अपने इस दांव से चुनौती दे दी है। अब विपक्ष इस चुनौती को कैसे पार करता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसान आंदोलन एक अध्याय है, एक चैप्टर है, जो 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश लाने के साथ शुरू हुआ। लेकिन जब यह बिल कानून बना तो किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच दर्जन भर दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन हर बात बेनतीजा रही। दरअसल किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक का कानून वापस नहीं होंगे वो घर वापस नहीं जाएंगे। अब सवाल बड़ा यह है कि क्या अब घर वापसी हो जाएगी उनकी, क्योंकि किसान तो अब भी अड़े हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून की लड़ाई किसान आंदोलन पर कैसे आई? महापंचायत से ट्रैक्टर मार्च तक, रेल रोकने से भारत बंद तक, किसान आंदोलन की पूरी कहानी। 26 नवंबर 2020 ये वो तारीख है जब तीनों कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सरहद पर किसानों ने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन इस आंदोलन की भूमिका 26 नवंबर से पहले ही बन चुकी थी। 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के जरिए लेकर आई, जिसमें पहला कानून कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का था, जिसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते थे। दूसरा कानून किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम का था, जिसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था।
तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम का था, जिसके तहत व्यापार के लिए खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल और प्याज से स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। 14 सितंबर 2020 ये अध्यादेश संसद में पेश हुआ। 17 सितंबर 2020 को तीनों कृषि बिल लोकसभा से पारित हो गए। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में ध्वनिमत से अध्यादेश पारित हुआ। 25 सितंबर 2020 को विरोध की अपील पर किसान एकजुट हुए और दिल्ली की तरफ बढ़े। 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद तीनों बिल कानून बन गए। 14 अक्टूबर 2020 किसान संगठनों और सरकार में पहले दौर की बातचीत हुई, पर कोई नतीजा नहीं निकला। 25 नवंबर 2020 को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के किसानों ने दिल्ली चलो का ऐलान किया। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली में किसानों को रोका गया। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर धरना शुरू हो गया। 28 नवंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बुरारी जाने को कहा, लेकिन किसानों ने इसे खारिज कर दिया। 3 दिसंबर 2020 को सरकार और किसानों के बीच फिर बातचीत हुई, पर बेनतीजा ही रही। 5 दिसंबर 2020 को फिर एक बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन बात बनी नहीं। 8 दिसंबर 2020 किसानों ने भारत बंद बुलाया। 9 दिसंबर 2020 बातचीत के दौरान किसानों ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव खारिज कर दिया। 11 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। 7 जनवरी 2021 को याचिका सुनने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जता दी। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को स्थगित कर दिया। 22 जनवरी 2021 को किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत हुई, पर वो भी बेनतीजा रही। 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई और लाल किले पर उपद्रव हुआ। मार्च अप्रैल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसान नेताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार किया। 5 सितंबर 2021 को यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें भाजपा के विरोध का ऐलान किया गया। 3 अक्टूबर 2021 को यूपी के लखीमपुर में किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़की, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़ाने का आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लगा। 18 अक्टूबर 2021 को किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मतलब पिछले 1 साल में कृषि कानून के अध्यादेश से लेकर कृषि कानून तक और किसान आंदोलन की लड़ाई तक काफी कुछ घटा है। किसानों के मुताबिक सैकड़ों किसानों की मौत हुई है तो लाखों करोड़ का आर्थिक नुकसान भी हुआ है। लेकिन किसान आंदोलन भारतीय राजनीति का वो पन्ना है जिसका जिक्र आने वाले चुनाव में जमकर होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 22 की बुलंदी की, बुंदेलखंड के किलेबंदी की, क्योंकि कृषि कानून वापस लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार यूपी दौरे पर आए। सीधे महोबा पहुंचे, वहां विकास का नारा देते हुए विपक्ष पर हमला बोला और साफ कर दिया कि इस बार चुनाव में विकास एक बड़ा मुद्दा होगा। बुंदेलखंड से पीएम मोदी की ललकार, विपक्ष पर सीधा प्रहार। विकासवाद वर्सेस परिवारवाद का नारा। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के महोबा से विरोधियों पर हमला बोलकर 22 की जंग का बिगुल बजा दिया है। दशकों तक बुंदेलखंड के लोगों ने लूटने वाली सरकारें देखी है। सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर प्रदेश को लूटकर नहीं थकते थे और हम काम करते करते नहीं थकते हैं।
तीनों कृषि कानून को वापस लेने के बाद ये पीएम मोदी की पहली यूपी यात्रा थी। सबको लगा था कि बुंदेलखंड के मंच से पीएम मोदी एक एक बात का जवाब देंगे, लेकिन पीएम मोदी बुंदेलखंड की बदहाली से खुशहाली का जिक्र करते रहे और पानी की किल्लत से पलायन के मोर्चे पर विपक्ष को घेरते रहे। भाइयों बहनों, जैसे बुंदेलखंड में से पलायन होता है ना, मेरे गुजरात में भी कच्छ में लगातार पलायन होता था। जब मुझे सेवा करने का मौका मिला, आज कच्छ हिंदुस्तान के जो प्रमुख जिले हैं तेज गति से आगे बढ़ने वाले, उन तेज गति से आगे बढ़ने वाले जिलों में कच्छ हो गया है। भाई, हम बुंदेलखंड को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं, फिर से नई जिंदगी दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, बुंदेलखंड की काया पलट हो गई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने महोबा को एक साथ 3,240 करोड़ की 5 सौगातें दी। अर्जुन सहायक बांध परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे 49,831 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 41,03,000 लोगों को मिलेगा सीधा फायदा। समस्याओं के समाधान करने के लिए जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी सबसे आर्थिक रूप से पिछड़े इस क्षेत्र में आज विकास तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा इलाका है। ऐसे में योजनाओं और पानी का जिक्र कर भाजपा यहां फिर से अपना कमल खिलाना चाहती है। 2017 से यहां सभी 19 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी और इस बार जिस तरह से योजनाओं को हथियार बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि भाजपा विकास को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जहां महोबा से विपक्ष पर हमला बोला, वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हुए डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है, जिससे सेना के तीनों मोर्चों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां महोबा से विपक्ष पर हमला बोला, वहीं झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर स्वदेशी ताकत को बढ़ाते हुए डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी। राष्ट्र रक्षा समर्पण का पर्व, सेना के तीनों अंगों पर देश को गर्व। झांसी के किले से स्वदेशी ताकत का ऐलान, जलसे की धूम से यूपी जीतने का प्लान। ये झांसी के ऐतिहासिक किले की तस्वीरें हैं। ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के दुर्ग की तस्वीरें हैं। रानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी झांसी के किले पर पहुंचे तो भव्य नजारा था। सेना के तीनों अंगों जल, थल, नभ ने पीएम को सलामी दी, जिसके बाद पीएम मोदी राष्ट्र रक्षा समर्पण के पर्व के सभा स्थल पर पहुंचे, जहां भारतीय सेना के शौर्य ने हिंद की ताकत का डंका बजा दिया। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। कहते हैं किसी भी देश की ताकत उसकी सेना से होती है और अब भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूती देते हुए पीएम मोदी ने झांसी में योजनाओं की झड़ी लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी। ये इकाई 183 हेक्टेयर में 400 करोड़ की लागत से बनेगी। यहाँ पर भारतीय सैनिकों के लिए एंटी गाइडेड मिसाइल का निर्माण होगा, साथ ही जमीन से हवा और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और पानी के अंदर दुश्मनों को मार गिराने वाले अभेद्य हथियारों का निर्माण होगा। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के
एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित। देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं को प्रवेश देना प्रारंभ किया जाएगा और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इतना ही नहीं, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि हमारी सैन्य शक्ति में महिला शक्ति की भागीदारी बढ़े। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहा है। देवलोक दर्शन की, क्योंकि काशी में देव दीपावली की धूम है। हर घाट दीपों से जगमग है। नजारा दिखाते हैं। तो काशी में देव दीपावली उत्सव और इस उत्सव की खासियत, और सिर्फ खासियत ही नहीं, इसके आकर्षण को एबीपी गंगा इस बलून के माध्यम से आपको दिखाएगा। तो आप देखिए, ये विदेशी पायलट भी यहाँ पर पहुँचे हैं। 7 देशों से कुल 11 पायलट यहाँ पर आए हुए हैं और ये 11 बलून जहाँ पर लोगों को हवाओं में किस तरह से काशी के रंग हैं उनको दिखा रहे हैं। तो इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह का आकर्षण है और लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? आकर्षण तो बहुत भारी है और लोग अब यही समझिए जिस दिन शुरू हुआ उसी दिन ही सोल्ड आउट हो गया 12 बजे तक टिकट। तो तब से हम सिर्फ यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आबादी लाखों करोड़ों में है और सीटें मात्र कुछ हजार थी। कहते हैं कि महादेव की नगरी में ये पर्व कुछ खास होता है, पर्यटन के लिहाज से भी ये पर्व कुछ खास होता है। लिहाजा काशी में इस बार पर्यटन को निखारने के लिए ये गुब्बारे मंगाए गए हैं और इन एयर बैलून पर सवार होकर एबीपी गंगा आपको काशी की छटा को दिखा रहा है।